सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी। नाज़रीन, आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। अदील अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राइटर हैं, एक्टर हैं। उनका जो नज़रिया है हमारे कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो लेंगे। हमारे साथ हैं आपके जूनियर तर्जुमेकार अली आफ्ताब सईद भी मौजूद हैं। सर कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, चौकस A1। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। नहीं सर, आपका शुक्रिया। हम लोग रात 11 बजे के शो पे आ गए आपकी वजह से। हाँ, आदत है हमें रात 11 बजे की हम कर लेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं हमारे पहले जो टॉपिक है उसकी तरफ। PIA ख़बरों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी अच्छी वजह से नहीं आ रहा। उनकी मुख्तलिफ खबरें हमारे पास हैं। पहली तो ये है कि PIA के 2 लीज्ड प्लेन्स जो हैं वो जकार्ता में 26 महीने से खड़े हुए हैं। एयरबस 320s हैं, 2021 से वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे जो रेंट है वहाँ पे खड़े करने का जहाज़ का वो है तकरीबन $6 लाख। तो ये 2 प्लेन्स 26 महीने से $1,55,00,000 है जो PIA के पास नहीं है देने को, इसकी वजह से वो वहाँ फंसे हुए हैं। उसके अलावा एक कराची से मदीना की जो परवाज़ थी उसके ऊपर जब वो टेक ऑफ किया उसके बाद इंजन के अंदर स्पार्किंग शुरू हो गई और फिर इंजन को कहते हैं आग भी लग गई, तो पायलट ने जहाज़ जो है वो मोड़ के लैंड कर दिया। और उसके साथ साथ एक और ख़बर जो पहले भी हमें सुनने को मिलती थी कि एक फ़्लाइट स्टूअर्ड अमले का हिस्सा जो होते हैं वो PIA की परवाज़ जो लाहौर से कनाडा जा रही थी वो कनाडा उतरी तो अयाज़ कुरैशी साहब जो ये फ़्लाइट स्टूअर्ड थे वहाँ से गायब हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं PIA के इर्द गिर्द घूम रही हैं, कुछ उनमें से पॉजिटिविटी भी नहीं आ रही, बाकी पैसों के और मसले हैं। इसी शो पे हमने कुछ देर पहले ये भी डिस्कस किया था कि उनके जो पेट्रोल के मसले हैं, जो फ्यूल के मसले हैं, सऊदी अरेबिया में जाके कुछ जहाज़ जो थे वो उन्होंने स्ट्रैंड कर दिए कि जी आपने पेमेंट नहीं की, भी पेमेंट जल्दी से करनी पड़ी। तो अली ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें PIA की तरफ से आ रही हैं, क्या होएगा फिर आगे जाकर? जो प्लेन हमारे खड़े हैं जिनका हमने किराया देना है उनका तो मसला ये है कि ये हमने रेंट पे लिए थे। जब उनको वापस किए तो उन्होंने देखा कि जहाज़ों की हमने काफ़ी हालत ख़राब कर दी है। उन्होंने बताया कि ये आप हमें वापस जैसे हमने आपको दिए थे उस तरह करके दें, तो क्योंकि वो करवाने के हमारे पास पैसे ये जो वेट लीज के प्लेन्स होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वो ठीक करवाने के पैसे नहीं थे तो हमने वो नहीं दिए, तो हमने वहाँ पे पार्किंग के पैसे तकरीबन उतने ही दे दिए। ये तो मुझे मतलब PIA का ऐसे लग रहा है, वो एक दफ़ा हमने रेंट पे ली हुई थी गाड़ी, तो वो गाड़ी ठुक गई, तो वो उसके पास जब दोबारा गए ना तो उसने आगे से कहा कि पाइन ए लै जाओ ते 19-20 का फर्क ना होवे, रेंट ते पै ही रहा। ठीक है, तो हमें इतनी टेंशन हो गई कि यार अब हम गाड़ी चला भी नहीं रहे और गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हुई है, वो ठीक होगी और ठीक होके जाएगी। हम तो चले रेंट पे गाड़ी ले रहे थे, स्टूडेंट लाइफ थी कि PIA स्टूडेंट्स चला रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है कि कहीं जहाज़ खड़े हैं, कहीं इंजन में आग लगी, कहीं स्टीवर्ड भाग रहा है। सर ये मसला तो सिर्फ अगर आप उसको पिन पॉइंट करें तो इकोनॉमिकल है कि पैसों का मसला है, भर्तियों पे भर्तियाँ हुई हुई हैं और उसका कोई मतलब ये अगर आप आज के दिन का मसला अगर इसको पिन पॉइंट करें तो स्टॉप गैप्स है ना सारे कि ये कर लो, वो कर लो, सिविल एविएशन छुड़वा ले, ये कर लें। लेकिन ये माजी में इतने सालों का जो एक निज़ाम फॉलो हुआ है ये उसके बायस सारा कुछ हुआ। देखें, एक तो ना PIA के अफसरान मुलाजमीन बड़ा घबरा जाते हैं जब भी PIA को बंद करने की बात आती है। मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है रियासत ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको तनख्वाह मिलनी थी, उनको पेंशन मिलनी थी, सारा कुछ होना था। अब जाहिर है रियासत, हम भी नहीं चाहते कि अपने वादे से मुकर जाए, फिर कल को रियासत से कौन डील करेगा। सो एक तो ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर PIA ख़त्म भी हो जाए तो इन लोगों को तनख्वाहें मिलती रहें, इनको पेंशन भी मिले, वो सारा कुछ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है ये प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश बहुत चल रही है लेकिन वो कामयाब नहीं हो दे रही। उसकी वजह ये है कि कोशिश रियासत ये कर रही है कि माइनस प्रॉपर्टीज़ कोई ले ले, प्रॉपर्टीज़ के अलावा लाइबिलिटी है, कोई क्यों लेगा, या फ़िलहाल नहीं ले रहा, चलो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन ले लेगा। अब बात यह है कि जितने दिन तक ये नहीं हो पाता उतने दिन तक क्या घसीटते रहना इसको बेहतर है, या उतने दिन बंद करके रात को तसल्ली से सोना बेहतर है। क्योंकि ये जिस तरह की आप खबरें सुना रहे हैं, अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे और ज़्यादा जान जा रही है, मैंने अभी उम्रे पे जाना है और जिन डेट्स पे मैंने जाना है उन पे PIA ही अवेलेबल है। ठीक है, अब बात ये है कि अगर PIA ना हो, ठीक है, जाहिर है उसकी नीड जो है वो कोई और एयरलाइन पूरी करेगी, अभी ऑप्शन ही और कोई नहीं है। ठीक है, अब ये भी नहीं पता कि जब हम जाएंगे तो वहाँ पे कितनी देर लग जाए, पता लगे जी फ्यूल नहीं मिल रहा, पता लगे जी कि लैंडिंग राइट्स नहीं थे, पता लगे जी क्या चीज़।
आपने क्यों इतनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है? मतलब एक चीज़ नहीं चल रही तो थोड़े दिन पूरा स्विच ऑफ करो तो कार सो जाओ। कितने कारोबार हैं हमने जो डुबाए हैं इसी तरह। नहीं तो आप किस एयरलाइन पे जा रही तो क्लियर कर दें। जा मैं PIA पे तो आपको रोका जाए, इसका मतलब है कि आप सर ये प्रोग्राम भी तो चलना है, ये भी तो एक जहाज़ की सवारियाँ हैं, आपके चल रहा है, इसको प्लीज़ ऐसे ना करें। मैं वैसे पिछली दफ़ा PIA से मैंने सफ़र किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब बहरहाल खुशी होती है आप अपनी एयरलाइन से जा रहे हैं। मैंने जितने की टिकट ली थी ना तो सफ़र लंबा था और कोई LED नहीं चल रही थी, सीटें पीछे नहीं हो रही थी। मतलब एक ज़ाहिर है तंग सफ़र था तो टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं कैलकुलेट करने लग गया कि यार मैंने रिटर्न के कितने पैसे दिए हैं और ये इतना बड़ा 777 जहाज़ है और इसमें और कितने, तो एक दिन की कमाई मैंने अच्छी खासी पूरी एक फिजिबिलिटी जहाज़ के 13 साढ़े 13 घंटे के सफ़र में बनाई। और मैं हैरान था कि यार अगर ये रोज़ इस तरह जहाज़ लेके जाते हैं जो पैक जाता है लाहौर से और कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से, मतलब आपकी रोज़ ऑलमोस्ट एक फ़्लाइट है, तो आप इतने क्लाइंट के साथ आप नुकसान में कैसे जा सकते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी। गो के मुझे वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी मिले और उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है PIA हमें डायरेक्ट लेके आता है, बाकी जगहों से हमें 26 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर 13 घंटे आपने मुसलसल कलमा ही पढ़ना है तो वो आप थोड़ा सा 26 घंटे के सफ़र में आप सुकून तो कर सकते हैं ना। यहाँ डर रशिया से जहाज़ वापस एक दफ़ा लेकर आए, मतलब जा रहा था वो टोरंटो, आधे सफ़र से वापस लेकर आएगा जी उसके इंजन में आग लग जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है जहाज़ के अंदर। एक और बड़ी दिलचस्प बात मैंने देखी, मुझे लगता ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों को तनख्वाहें मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ज़रूर दें और बंद करके भी दें। लेकिन मैं ना वॉशरूम की तरफ गया तो एक बंदा था वो टिशू के रोल पे कुछ लिख रहा था, स्टीवर्ड ही था। मुझे यकीन करें कोई 15-20 मिनट वहाँ ना खड़े होना पड़ गया, वेट करना पड़ गया। मैं कब कौन सीट पे जाए, तो मैं वहाँ खड़ा रहा, वो रोल पे लिख रहा था। उसके बाद मैं अंदर गया, कोई 5-10 मिनट बाद में बाहर निकला, उसने एक लाइन लिखी हुई थी रोल पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या 14 घंटे ऐसे गुजारेगा कि मैंने इसके ऊपर अगर इस रोल का एक नंबर लिखना था और एक इतना स्लो आप कैसे काम कर सकते हो। सो दुनिया के हिसाब से हम लोग मतलब वही कहते तो हैं कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है, लोग हमें क्यों ऐसे पाकिस्तान को ऐसे देखते, क्यों हमारे पासपोर्ट की कदर नहीं करते। तो वो आपकी चीज़ें आप किस तरीके से चला रहे हैं मुझे लगता है उसी से पता चलेगा ना। बिल्कुल। और इसमें ये भी तो है ना कि जैसे मेरे जानने वाले हैं वो PIA में पायलट हैं, पायलट तो हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ 8-9 महीने हो गए मैंने जहाज़ की कॉकपिट नहीं देखी। पेमेंट इज़ ऑन टाइम, जो अली बात कर रहे हैं कि गेटिंग पेड, बट उतनी जहाज़ कितने टोटल हमारे? अच्छा, फिर मैंने 12-14 चीज़ ये देखी है कि कई दफ़ा ना PIA पे बेजा तनकीद भी होती है जिसके बड़े मनफी असरात होते हैं। अब जिस तरह ये आज आप शो कर रहे हैं ना, कल कुछ ना कुछ हो जाना है। वो कैसे कि मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे। नहीं वो इस तरह की बात नहीं कर रहा है। इसी तरह कोई बात हो रही थी कि जी जहाज़ टाइम पे नहीं उड़ते और ये नहीं होता और वो नहीं होता, और मेरी फ्लाइट थी कराची से कोयटा की, तो वो टाइम से 1 घंटा पहले उड़ा दी। अब आप ये कैसे कर सकते हो क्लाइंट के साथ? मेरे साथ हुआ। अच्छा हाँ, 1 घंटा पहले वो उड़ गई। एफिशिएंसी का एक और लेवल। लेकिन उसमें आपने मैसेज तो करना होता है ना कि अब जल्दी घंटा पहले जाए। अच्छा, आपने जो बात की ना इनके जो कीमती तरीन असासे हैं, एक तो ज़ाहिर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक और चीज़ जो है PIA का कीमती असासा है जो लोग नहीं कंसिडर करते, वो PIA के जो अलॉटेड रूट्स हैं। जैसे एक हमारा जो लंदन का रूट है, ख़ास तौर पे लाहौर लंदन का रूट जो एक डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसकी टाइमिंग इस किस्म की है कि आप लाहौर से भी रात को निकलते हैं, लेकिन जिस टाइम आप लंदन पहुंचते हैं आपको वहाँ का पूरा दिन मिल जाता है। ये कुछ लोगों के लिए जो ट्रैवल ज़्यादा करने, आपने जिक्र किया लाहौर से टोरंटो, इस्लामाबाद से टोरंटो, फिर हमारे जो माजी के रूट से जो बंद हो चुके हैं, जो यूरोपियन काफ़ी ममालिक में जाते थे, जो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी अमेरिका जाती थी, ये रूट्स तो बंद हो गए। लंदन वाला रूट अभी तक चल रहा है, टोरंटो वाला अभी तक चल रहा है, और ये भी तो कीमती असासे हैं। यानी कि अगर किसी को आपने कहना है कि जी इस चीज़ को ख़रीदो, तो वो इन रूट्स की भी कदर करेगा कि हमारे पास जितनी एयरलाइन जो इंटरनेशनली ट्रैवल करती हैं वो दुबई की हद तक करती हैं। बाकी आपको ये गल्फ एयरलाइंस पे जाना पड़ता है या किसी और पे जाना पड़ता है। तो PIA के ये तो असासे हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत ही अगर जान डाली जाए तो ये बेहतर हो सकता है। इसको रुक आइडियाज़ ना दें, बस अब इसको ना बंद होने दें। इसको बंद होने दें। PIA का फ़ायदा मैं आपको एक बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आप दोस्त के साथ बैरून मुल्क जा रहे हैं तो आपकी ना बाजू और वखियाँ बच जाती हैं, क्योंकि आपको पता है किसी और आप एयरलाइन पे हो ना, तो वो जैसे ही फूड वाली ट्रॉली आती है ना, तो दोस्त कोनियाँ मारनी शुरू कर देती हैं, तो वो इधर कोनियाँ शोनियाँ नहीं होती। अच्छा,
चलें अब हम पीआई की बात कर ही रहे हैं, उससे थोड़ा सा हम जाते हैं अपनी एक और बात के ऊपर। जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों की ट्रैवल करते हुए हैबिट्स होती हैं, जैसे आपने दोस्तों को बताया कोनियाँ मारते हैं। कुछ लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं वो टाइम से कहते हैं जी कि 4 घंटे पहले पहुंचना है, कुछ कहते हैं जी नखो नख टाइम पे पहुंचना है। कुछ लोग जो होते हैं वो पैकिंग इस किस्म की करते हैं जो गैर ज़रूरी होती है। कुछ लोग बिल्कुल ईजी होकर चलते हैं। लोगों की अपनी अपनी मुख्तलिफ हैबिट्स हैं। ये तो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात होगी। डोमेस्टिकली भी लोग जो हैं जब गाड़ी में भी सफ़र कर रहे होते हैं तो उनकी एक मुख्तलिफ किस्म का हर बंदे का नज़रिया, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैंने भी कुछ बेफिक्र दोस्तों से मुतासर होके कोशिश की 1-2 दफ़ा कि मैं भी बस आखिरी मोमेंट पे जाऊँ या घंटा पहले चला जाऊँ, लेकिन वो इस किस्म के मुझे स्केयर मिले। वो हमारा नसीब ही आपको पता है ऐसा है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 3 घंटे पहले अगर वो कह रहे हैं एयरपोर्ट आ जाओ तो चले जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कितना रश होगा और कितना, सब एयरपोर्ट्स के बारे में आपको ये भी नहीं पता होता कि वो अंदर से कितने बड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो बजाय कि अंदर वो सीन चल रहा हो फिल्म का कि आप दौड़े लगा रहे हो, टाइम पे पहुंचना बेहतर है। हाँ नहीं, मुझे तो मतलब यही लगता है कि कम से कम अगर आप पीआईए से ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिकली कर रहे हैं, तो फिर तो आप घंटा पहले भी आपका जहाज़ उड़ चुका है, तो इस किस्म का कोई रिस्क नहीं ले। लेकिन आई थिंक वो वाली भी बात है ना कि हमारा हर सवारी के साथ ना एक सर्टेन एटीट्यूड भी डेवलप हो गया हुआ है, एक सर्टेन क्लास का, कि अच्छा जहाज़ में जाना है तो ऐसे जाना है, ट्रेन में जाना है तो ऐसे जाना है, और बाकी बस में या इधर उधर सफ़र करना है तो उसको ऐसे जाना है। तो जहाज़ किसी ज़माने में मुझे लगता था कि एक बड़ी इलीट सवारी हुआ करती थी, इसके कोई प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे, लोग थोड़ा सा तैयार होके जाते थे। अब वो माहौल नहीं मिलता जहाज़ में। अब तो होता है कि चप्पल और निक्कर को रिलैक्स करके बंदा जितना रिलैक्स कर ले। चप्पल और निक्कर तो ठीक है, वो तो इजी है, लेकिन अगर आपके साथ एक अंकल बैठे हुए हों और इतने में अगली सीट से उनकी बच्ची उठ के आए और कहे बाजी उठ के चक्कर लगाएं, फिर आपको गैस हो जाती है बैठे बैठे। ठीक है, तो आप कहते हो यार 2.5 लाख की टिकट ली हुई है यार, कम ऑन, इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बट खैर आई थिंक हम लोगों को हम एज नेशन थोड़े ट्रैवल से डरते हैं शायद, मुझे ऐसे फील होता है। अच्छा, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो वाकई फॉलो होते हैं पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल था जब मैंने नया जहाज़ पे सफ़र करना शुरू किया कि कौन परवाह करता होगा। इस तरह मैं शुरू के दिनों की बात है, मतलब होता है ना कि पैसे आते हैं तो आप शुरू कर दो। कराची से लाहौर आना था और उन दिनों में पता नहीं क्या चीज़ थी कि टिकटें फुल थी, किसी जहाज़ में जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं एयरपोर्ट चला जाता हूँ, और निकल आएगी कोई जगह। और मैं जाके खड़ा हो गया और मैंने वहाँ पे ना 1-2 काउंटर्स पे कहा कि यार वो जगह बैठने की नहीं है, तो घंटे का रास्ता में खड़ा होकर चला जाता हूँ। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, बात हो रही थी ट्रैवलिंग की, ट्रैवल करते शुरू तो हम पीआईए से हुए थे, लेकिन हम यहाँ तक फिर आगे तो इसी को आगे चलते हैं। पीआईए की जान छोड़ दी जाए थोड़ी देर के लिए। अरे मुझे ये बताएं, और आप भी सर ऑब्वियसली, कि एक तो कल्चर होता है ट्रैवलिंग करते हुए कि जी लोगों के साथ हैं, एक माहौल बना हुआ है, उसके अंदर खाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाज़ का खाना एक तो उस पर बात कर लेते हैं, और दूसरा आप दोनों से अगेन म्यूज़िक भी बहुत चीज़ होती है डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर। तो ख़ास तौर पे गाने कौन बनेगा वहाँ पे, जो आगे बैठ के जो डेक जिसके पास होता है और जिसके ऊपर बहस होती है, तो उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ये वैसे एक क्रेडिट है पाकिस्तानी एयरलाइंस का कि जितना ये पर्टिकुलर है खाने के बारे में। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पूरी दुनिया में मतलब घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट में तो कुछ भी नहीं मिलता, मतलब खरीद सकते हो तो खरीद लो, पैसे वाला सीन है, बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, यहाँ पे तो 2-2 मील्स और 7 स्वीट डिश देते हैं। हाँ, ये इस मामले में कराची टू लाहौर की मेरे ख्याल में सारी फ्लाइटों पे कोने को खाने का सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है, और 2 डिशेज होती है, एक मुझे लगता है हमारे लोग सीट ना हो पे जो है ना एडजस्ट कर लेंगे, रोटी ना हो पे लड़ पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम वो जाहिर है ट्रैवल लाइट वाला हमें समझ नहीं आई कॉन्सेप्ट की कभी भी। अच्छा, फिर ये मैंने देखा कि कुछ लोग जिनको ट्रैवल लाइट की समझ थोड़ी बहुत आ भी गई, उन्होंने भी सूट के का साइज़ छोटा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है चीज़ें कम ले जाएंगे, लेकिन वो तो फिर शॉपिंग भी तो करके ले आएंगे ना। अच्छा, अब जो है ना, ये पहला मौका आया है कि मैं देख रहा हूँ कि लोग छोटे हैंड कैरीज लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक तो है कि यार क्या ज़्यादा चीज़ें लेके जानी है, दूसरा ये है कि अब जो रुपए की हालत है उतों भी की लेना है। जाओ तो वापस आओ। नहीं, कुछ लोग तो यहाँ से तैयारी करके जाते हैं कि अगर एक बड़ा सूटकेस
उसके अंदर एक छोटा सूटकेस, छोटे सूटकेस में सामान, ताकि जब वहाँ जाए तो छोटा सूटकेस एक एडिशनल पीस बन जाए और बड़ा खाली हो उसके अंदर शॉपिंग कर लेंगे। आपकी वो वाली बात है, कौन को इतनी शॉपिंग कर रहा है? वो मुझे लगता है हमारा शायद ना वो जो ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ट्रैवल नहीं होता कभी भी। एक तो या कोई काम से जा रहा होता है, या वो जो आ रहे जा रहे होते हैं वो मिलने मिलाने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो बहुत सारा लेके आ रहे होते हैं, बहुत सारा लेके जा रहे होते हैं। मुझे एक होता है ना कि यार मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं आज कुछ ढूंढने जा रहा हूँ, मैं कुछ देखने जा रहा हूँ, मैं घूमूंगा फिरूंगा और मैं किसी नए शहर में जाऊंगा। वो हम पाकिस्तान में भी नहीं करते। हमने पाकिस्तान में भी घूमना फिरना हो तो हम आस पास से ही मालूम कर लेते हैं कि कौन कहाँ गया है, तो बस मैक्सिमम वहीं चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी वो चीज़ है जो कि अब ऑफ कोर्स ये जो नई जनता आ रही है इसको थोड़ी सी समझ आ रही है कि यार इतने इतने पैसे लगा के जो आप हर साल बस एक गाड़ी चेंज करते रहते हैं या घर चेंज करते रहते हैं या और इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ पैसा निकाल के आप ट्रैवल करें, कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आए, देख के आए। मतलब इधर ही बैठ के सोचते रहते हैं कि वो एनजी बस ठीक है ना, अमेरिका भी एनजी ये गाड़ी मुक गई है, तो वो जाके देख के आए। तो जब वो एटीट्यूड आएगा ना तब आपको समझ आएगी कि अच्छा आपने अपना बैग कितना रखना है, आपके कपड़े कितने होने चाहिए, और आपने होटल्स में नहीं ठहरना होता, आपने हॉस्टल्स में ठहरना होता है। और फिर ये भी कि नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, नई फूड ट्राई करनी है, उधर जाके नहीं कढ़ाई और दाल और चावल ही ढूंढते रहना है, ठीक है। मतलब आप गए हो तो उनकी फूड ट्राई, मतलब क्या एक्सपीरियंस हम लेकर ये बात तो हमने जब शेख साहब आए थे तब भी तफसीली बात की थी। मुझे ये बताएं कि अब तो ये हो गया था इंटरनेशनल ट्रैवल, जैसे आप भी कह रहे थे कि बाहर जाना, अब तो अमेरिका जाना या यूके जाना, यूरोप जाना तो बहुत बहुत महंगा हो गया। मुझे कुछ दिन बता रहा था कि मैं नथिया गली तक होके आया और उसके जो फिगर्स बता रहा था वो भी कोई बाहर जाने वाले थे, कम नहीं रह गए, वो भी बाहर जाने वाले थे। मतलब इतने में आप शायद बाहर हुए। मैं कहूँगा कि बाहर जाए, मतलब इतने पैसे, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत शौक है कि लोग पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए क्यों नहीं आते, इतनी प्यारी प्यारी जगह। सिर्फ जगह थोड़ी चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लॉजिस्टिक चाहिए होती है, रहने की जगह चाहिए होती है, और सबसे पहले होस्ट का एक एटीट्यूड चाहिए होता है। वहाँ होटल्स के और जो आसपास के लोग हों वो विजिटर्स को बड़े प्यार से डील कर रहे होते हैं, ऐसे मरी की तरह नहीं कि ठीक है ना निकलो तो आगे 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 जाओ, क्यों आए हो, क्यों आए होते जी। तो इस एटीट्यूड के साथ तो ना ट्रैवल कर सकते। तो वही वाली बात है, हम डरे हुए हैं, हमें लगता है सारी दुनिया मरी है, हम बाहर जाएंगे उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करनी, ठीक है, सारी दुनिया मरी है, ठीक है। हाँ ऐसे है नहीं, तो वो निकले। और अगेन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 6-6 महीने पहले सर आप बुकिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत सस्ती एयरलाइंस के जुगाड़ मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छे हॉस्टल्स और होटल्स और पैकेजेस मिल जाते हैं। और बाहर तो दुनिया फिर इतनी अच्छी है कि जी वो आपको हमने 1 घंटा, एक मेरे दोस्त को उन्होंने इसी तरह का कि कुछ मसला आपको हुआ, आपका हमने 1 घंटा ज़ाया करवाया, तो चूंकि आपने बाय नहीं किया हुआ था लेकिन हम आपको स्पा और पूल दे रहे हैं। अब ये होटल ने सर्विस दे दी, वो एक खुशियाँ उसकी कि मैं मतलब मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकता लेकिन मैं सर्विसेज लेके आया। तो ये चीज़ें अगर ट्राई करनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए इस कौम को, सिर्फ काम के लिए नहीं कि मैं बाहर जाऊं और मैं कुछ लग जाऊं और बस वहाँ से कमा के इधर पैसे भेजूं, वैसे घूमने फिरने की। मैं ना बड़ा चीता बन गया हुआ था सस्ती टिकट का। सर आप वैसे ही चीते हैं, ये आप प्लीज अपने आप को ऐसे ना कहा कर, मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन उसमें एक मसला हो गया। सो मैंने ना अक्सर ये देखा है कि आप गूगल फ्लाइट्स पे जब आप अपना बनाते हो ना, अगर आप मल्टी सिटी प्लान बनाओ ना, और जहाँ जो आपका ओरिजिन है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन वो ना हो, सो मतलब आप लाहौर से निकले और आप थाईलैंड न्यूयॉर्क फलाना करते हुए वापस लाहौर नहीं आ रहे, वापस सियालकोट आ रहे हैं, तो वो ना एकदम से टिकट उसको वो कंफ्यूज हो जाता है सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है, इसने शायद अभी और सफर करना है, वो सस्ता टिकट आ जाता है। अच्छा, तो मैंने इस तरह के बड़े जुगाड़ लगाए हैं। प्रॉब्लम सब अब सिर्फ एक हो गया है, वो ये है कि अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतने टैक्सेस पड़ जाते हैं कि अब खुद से टिकट लेना जो है ना वो एक मसला हो गया है। वापस मुझे लगता है कि ट्रैवल एजेंट्स का सीन, ट्रैवल एजेंट्स का मैं तो अभी मानता हूँ सीन है। बहुत लोग जो हैं जो इस ख्वारी से नहीं गुजरना चाहते, जो खास में टैक्स हैवी नहीं है, वो कहते हैं ट्रैवल एजेंट का ही फ़ायदा उठाए। अच्छा ये तो चले रही ट्रैवल की बात, ज़ाहिर है बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर और बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, ज़रा वो तो बताएं ना हम क्या बात करने लगे। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अब लिटरेचर फेस्टिवल्स का एक सीज़न होता है बाकायदा, और वो सीज़न चालू हो गया है, और जैसे ही वो चालू हुआ है साथ ही उस पर तनकीद भी होनी शुरू हो गई है। और हमेशा मतलब पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जी एलीट कैप्चर हो गया है, देखें जी फलाने को बुलाया गया और फलाने को नहीं बुलाया गया। अच्छा जाहिर है दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे तनकीद ना हो सकती हो, सो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये ना करें, तो जिसका जो मर्जी दिल करता है वो करें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस मुल्क में जब सारे त्यौहार एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, जब हम मसले निकालते हैं, तो क्या ये तो नहीं होगा कि ये एक एक्टिविटी जैसी भी है
हो तो रही है, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह उसमें औरत मार्च होता है। औरत मार्च में भी ये बड़ा मसला हो गया जी, एलीट कैप्चर हो गया। अच्छा, अगेन हम नहीं इसको जो है ना डाउट करते, हो गया होगा। आप ऐसा करो कि आपके ख्याल में जैसे ठीक होता है एक वैसा भी कर लो, दो कर लें 3 कर लें, बजाय कि ये कि एनू से बंद करो ना। ये बंद करने वाला जो काम है ना, ये समझ से बाहर ये है। असल में जो है ना बंद करने का बंदिश कल्चर जो है ये एक अजीब सी चीज़ है। वो असल में उसकी मेरी थ्योरी मुख्तलिफ है उससे। वो ये है कि जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही, जिस चीज़ के ऊपर, और दूसरी ज़्यादा ज़रूरी बात कि जिस चीज़ पे आपको इस कदर मेहनत करनी पड़ी है उसको रेगुलेट करके एक पैरामीटर में डालने के लिए, ताकि वो चीज़ अच्छी चले और किसी को तकलीफ भी ना हो, उस काम ना करने के वो कहते हैं यार काम करना बंद ही कर दो। और उससे ज़ाहिर है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं, नुकसान आते हैं जिन पर भी हम बात करेंगे, वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। आप कल्चर से दूर हो जाते हैं। नहीं, आई थिंक ये ना बड़ा, इसको आप सर गहराई में देखें तो ये घर घर तक बात गई हुई है कि बीवी का झगड़ा हुआ है शौहर से, वो अंदर घुसे कि बच्चे कार्टून देख रहे हो, टीवी बंद कर देगी। यार उन्होंने क्या कहा? ठीक है। So, ये हमारे अंदर एक हमारा वे ऑफ, आई थिंक एक अग्रेशन भी है, और दूसरा हम आदी हो चुके हैं कि यार जो बात मुझे नहीं ना समझ आ रही या मुझे नहीं ना पसंद आ रही वो हो ही ना। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, और यहाँ पे लोग इसको एक असूल समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सो आई थिंक ये वही वाली बात है कि आप लिटरेरी फेस्टिवल कराएं या आप कोई भी और फेस्टिवल करवाएं इस तरीके का, उसमें लोग आएंगे, बात होगी, सवाल होगा, एतराज़ होगा, तनकीद होगी, कंट्रोवर्सी, यही होगा ना, यही होगा, बात निकलेगी और आगे बात निकलेगी, उसके ऊपर और बात होगी, अगले साल आप और फेस्टिवल करें। आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आप उधर से जाके दूसरा करवा लें। मैं लास्ट ईयर गया कोयटा फेस्टिवल करने, तो अटेंड, आप भी जब साथ ही गए थे, तो वहाँ ना एक दोस्त ने मुझे ना एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जो पूरे कोयटा में फॉरवर्ड चल रहा था कि भाई हमें इस फेस्टिवल से ये मसला है कि ये शहर से इतना दूर एक यूनिवर्सिटी में क्यों कराया जा रहा है, जैसे यहाँ मेन माल रोड है तो माल रोड पे होना चाहिए, इसे बाहर क्यों है। तो मैंने फिर अपने एक सेशन में उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोगों ने हर जुम्मे के जुम्मे तरबूज लेते हो, 50 किलोमीटर दूर जाकर चश्मे में डाल के ठंडा करके खाते हो, ठीक है, वो तुम्हें दूर नहीं महसूस होता। ये एक अदबी सरगर्मी हो रही है, थोड़ी सी मतलब एक अच्छी सड़क है, उस पर 15 को मिनट ड्राइव करके आ जाओ, क्या मसला है। और ये जो आपकी इलीट वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा उससे एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये है कि भाई आप जाए ना। मैं सर लास्ट ईयर एक फेस्टिवल पे आया, अली भाई को मैंने बल्कि बताया भी था, ये बाहर ही मौजूद थे, मैं सिर्फ मॉडरेट कर रहा था एक फिल्म का सेशन, मैं उसमें कुछ बोल नहीं रहा था, सवाल करता था इधर और सवाल करता था इधर। वो दरमियान में एंड पे एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी स्टिक उठा के उन्होंने कहा तुम हो कौन, तुमने जिंदगी में किया क्या है। मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बात भी नहीं की, मैं तो सिर्फ सवाल करने आया। नहीं तुम आए क्यों? और हम हंसते हंसते बाहर आए। फिर मैंने अली को बताया, मैं कहा अंकल कौन है, तो वो अंकल फिर बाहर आके भी मुझसे पूछते रहे, पर होगा यही ना, अब वो मैं लड़ तो नहीं सकता, एक 70-80 साल के अंकल है, वो मुझे नहीं जानते, क्राउड मुझे जानता है। अब अंकल कह देंगे तुम हो कौन, मैं कहूँ यार अगली दफा मैंने फेस्टिवल पे ही नहीं जाना। नहीं यार, दूसरी एक और चीज़ पता है क्या है, अगर सरकार करवा रही हो ना कोई इवेंट, सरकार भेज रही हो कोई ताइफा, सरकार, सो आप उनको ये पूछते हो कि जी फोक का ताइफा था तो आपने पॉप म्यूजिशियन क्यों भेज दिया, अच्छा जी ये इवेंट था इसमें फलाने बंदे को क्यों नहीं बुलाया। ये सरकार के साथ आप कर सकते हो। एक प्राइवेट इदारा एक इवेंट करवा रहा है, भाई उनकी मर्जी, एनओसीज लेके, हाँ, और सबकी अपनी चॉइसेस होती है ना, आर्ट्स में लिटरेचर में है ही यही। अच्छा, सबकी अपनी चॉइसेस है। और आप आ जाएं कि देखें 2007 से बसंत बैन, 2007 से लेके अब तक बसंत नहीं हम कर सके। उसकी वजह ये बनी कि जी जो डोरे हैं उनसे दीगर लोग जो हैं वो गलत इंसिडेंसेस थे, वो नहीं होने चाहिए थे। और उसके अंदर भी अगर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता चल जाता है वो डोर किस नौयत की थी जिसकी वजह से ये हुआ। हर डोर ऐसी नहीं होती, नंबर 1। बट उस चीज़ को रोकथाम ना करने की वजह से आपने उसको बैन कर दिया, वो चीज़ बैन होगी। अब एक इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है कि इतने साल एक चीज़ में गुजर गए हैं कि अब बहुत सारे लोगों उनको पता ही नहीं कि पसंद कोई चीज़ होती है। अभी हम एफिलिएशन ही नहीं है। अब हम दिसंबर में हैं, अभी यही दिसंबर में चीज़ें शुरू होना होती थी, जनवरी के एंड में हवा चलेगी, फरवरी मार्च विल बी द सीज़न जिसके अंदर अब आप कुछ नहीं सन्नाटा होता। और चलें वो तो चलें एक अलग बात है कि उसके अंदर वो क्या है जी, लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, छतों पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है जो लोग ये कहते हैं। लेकिन आप सोचें इससे आपको इंटरनेशनल टूरिज्म इतना मिलता था, लोग कहाँ से आते थे कि ये एक फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, उसको अटेंड करने, उसको बैन कर दिया। और ये किस किस्म की उसने क्या ही हो गया होगा कि 2007 से लेके अब तक
पंजाब हुकूमत चले, सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात कर लेते थे, इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, इतने लोग चेंज हुए हैं, मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, किसी ने इस चीज़ को बहाल नहीं कराया। ये देखें, डोर वाली बात आपने 100% ठीक की है, और ये जो टाइम ज़ाया करने वाला आर्गूमेंट है ना, मैं इसको बाय ही नहीं करता। ये पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक है ना, उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो कोई बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं और पॉलिसी बना रहे होते हैं और उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो पूरा मुल्क चल रहा होता है। ज़्यादातर जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक, उसकी ज़िंदगी का काम होता है टाइम ज़ाया करना और इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बने रहना। बस एक मौजूद मुल्क की निशानी है कि टाइम वेस्ट हो वहाँ पे। एक और चीज़ भी ना सर, पानी है वो एक मुश्तरका रिसोर्स है, आपका मेरा हमका, मैं ज़ाया करूँ आप मुझे आगे पकड़ें, यार मेरा वक्त है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं छत पे अकेला बैठ के ज़ाया कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पेच अच्छा नहीं आया कटेगा या कटेगा, मेरी मर्जी। आप और अगेन अगर आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं तो आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं। आज के दुनिया में तो सारी बात ही उसकी है कि कंज्यूमर कौन है और कौन कंज्यूमर नहीं है। तो ये वो है ना कि हमने बसंत को किस तरीके से देखा, हमने खेल देखा, फिर हमने उसके ऊपर और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां बनाई हैं, तो है ही फजूल और फलाना, उसमें भी थोड़ा सा इसको एक गैर मजहबी त्यौहार भी डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। एक गीत था उसकी सिर्फ एक वो जो लाइन है ना, वो अभी तक हमारे जहन में अटकी हुई है कि निगाह सदा हो ऊंची सिखाती है पतंग। वाह वाह, ठीक है। तो ये एक बात है कि जब एक शायर ने उसको देखा है ना, तो वो आपको वो पूरा वो गीत ही पतंग पे लिखा हुआ है कि पतंग उड़ती है, आप निगाह ऊंची रखते हैं, पेच लगाना सीखते हैं, हारना सीखते हैं, जीतना सीखते हैं। इसी सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, हमने जाना है ब्रेक पे, इसी बात से हम कंटिन्यू करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हम बसंत के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, बंदिश कल्चर के ऊपर बात कर रहे थे, अदील भाई हमें कुछ बातें बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ, मुझे तो ऐसे लगता था कि जो बसंत और पतंग, बसंत तो खैर एक एंड फेस्टिवल था, पतंग तो पूरे 3 से 4 महीने उड़ाई जाती थी, कुछ शौकीन गर्मियों में भी उड़ाते थे। लेकिन ये कि ये जब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती थी तो इसमें बहुत सारी लर्निंग थी, इसमें हमारा कल्चर नज़र आ रहा होता था, इसमें मैंने सियासी परचमों वाली पतंगे भी आसमान पे उड़ती देखी हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे पॉलिटिक्स को देख रहे थे, आप सेलिब्रेट किया करते थे चीज़ों को, आप बड़े इंक्लूसिव थे। अच्छा, एक मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट है रिगार्डिंग पतंगबाजी जो मुझे लगता है कि इस जनरेशन में शायद हम मिस करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि यार अब वो लव स्टोरीज नहीं है, अब वो रोमांस नहीं है। यहाँ इचरे में हम एक छत पे ऐसे ही पेच देख रहे, हमारे साथ वाली छत पे अंकल थे, वो पेच लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने लगाया हुआ था। पीछे उनकी मिसेस जो है ना, वो चारपाई पे ऐसे एक पैर में कद्दूकश फंसा के, तो एक हाथ से सब्जी और एक हाथ से उन्होंने ना पिन्ना पकड़ा हुआ। क्या बात है, ठीक है। उधर से अंकल का पेच लगा हुआ, हम पूरी तरह अंकल के पेच में मगन हुए हैं, और आंटी जो थी ना वो बड़ी टेक्निक से पीढ़ियां बदल रही थी। इतने में पीढ़ी उछली, डोर गुंजल हुई, अंकल की उधर जान पे बन गई कि बस हमें लगा अब तो हो गई ना। मैं कहता हूँ आंटी ने ये हाथ नहीं छोड़ा, ये यहाँ से सब्जी रही, ये हाथ ऐसे करके आया और कुछ ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया, और वो, और मैं देख रहा, मैंने कहा क्या परफेक्ट कंपेनियनशिप है ना, कि आपके शौक में आपका पार्टनर आपके साथ शामिल है। ये चीजें नहीं अब देखने को मिलती, क्योंकि आपके पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप एज अ फैमिली कोई एक्टिविटी करते हो। और देखें, बसंत का भी लोग ऐसे नहीं सोचते कि ये एक मतलब सिंगुलर एक्टिविटी नहीं है, एक तो उड़ाने वाला है, दूसरा चरखी वाला, पिन्ने वाला है, जो वो उसका उतना लगाने वाला एक ऐसी चीज जो है। देखें, हम बात करते क्योंकि हम तीनों उस जनरेशन के हैं जिसमें हमने ये चीज तो मिस करते हैं हम भी, और अब एक जो अगली जनरेशन है, आप सोचें वो इससे बिल्कुल महरूम रहेगी, बिल्कुल महरूम रह गई। और दूसरा ये है कि अब आप देखें कि नंबर पहुंचाने का कहीं पे तरीका, मतलब बजाय इसके कि आप कबूतर ट्रेन करते रहे 7 साल पतंग काट के पतंग आप उड़ाएं और उधर गिराएं। आप यानी कि ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। आप ऑब्जर्व करते रहे औरों को करते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी और ये अभी भी है, और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मामला है। सो कनाडा में बहुत जो देसी हमारे भाई बहन हैं वो उड़ाते हैं पतंगे, और वो सारी पतंगें और डोरें बन के जाती हैं यहाँ से, कंटेनर्स जाते हैं। ये पाकिस्तान इससे ज़र मुबादला कमा सकता नहीं है, कमा रहा है, लेकिन
जो पतंगे बनाने वाले हैं वो बेचारे ये काम छुप के कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको पुलिस पकड़ती है तो वो ये नहीं वो कहते हैं कि तुम तो इधर के लिए ही बना रहे हो। तो फैक्ट्री लगा के मुलाजिम वर्दी कार्ड लगाए और वो पतंग बनाए ना। अच्छा, वो जो आपने बात की थी पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाली, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह जब बसंत हुआ करती और स्पॉन्सर्ड बसंत होती थी, गुलबर्ग डिफेंस वगैरह इलाकों में होती थी, लाहौर के अंदर हर जगह स्पॉन्सर्ड बसंत होती थी, तो उसके ऊपर एक एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है। गुड्डी के ऊपर आप अपना जो भी बैनर है लोगो लगा दें और वो और उसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि वो जाएगी, कटेगी, किसी के पास पहुंचेगी और वो कहीं भी जा सकती है। इससे बेहतर ऑर्गेनिक किस्म की एडवर्टाइजिंग क्या है? अब जाहिर है उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाएं उसको। अब लाहौर इतना फैल गया, इतनी जगह हैं जो बिल्कुल अब इस वक्त वीरान है, खुली खुली हैं, वहाँ जाके कर लें। प्रॉब्लम कोई भी आता है तो आई थिंक वो इसीलिए आता है कि यार उसका कोई हल ढूंढना है और उसको वक्त के साथ अपडेट करना है। हाँ, या आप ये कहेंगे कि अच्छा नहीं, फिर तो मेरे ख्याल से शाही किला भी बिल्कुल ही बेकार पड़ा है, इसको गिरा के कोई हाउसिंग सोसाइटी काट देते हैं, वैल्यूएबल प्लेस है, ठीक है। और कैपिटल में इस्लामाबाद में अगर F9 पार्क में हो सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं हो सकती? तो कोयटा में भी होती है, बाकी शहरों में हो रही है, जगहों पे तो यहाँ पे भी कुछ लोग छुप छुपाए करते हैं। वो आती है ना हर सीजन एक वीडियो आती है, वो सीढ़ी लंबी वाली सीढ़ी जो एक ही उनके पास है, और घर पे डालते हैं, ऊपर पहुंचते हैं और बच्चों को बेचारों को अब तो ड्रोन से पकड़ने हैं। अच्छा, ड्रोन से पकड़े। वैसे आप सोचें कि अब बसंत छोटे छोटे मुजरिम भागते हुए जा रहे होते हैं। वैसे आप सोचें वीडियोग्राफी का आपकी कड़ी नजर है कि अब ड्रोन फुटेज हो एक पेचे की, वो कितनी कमाल चीज हो देखने को, कितना मजा है, अच्छी एडिट हुई हो। और वो दूसरा ये है कि मैं तो अगर पुलिस वाला हूँ ना, अब जाहिर है नौकर की तो नखरा की, अब अगर रियासत ने कहा कि पकड़ो और मैं पहुंचूं किसी जगह पे लेकिन पेच दरमियान में है तो थोड़ी देर तो मतलब हाँ, तो उसे कहो कि चल पूरा तो कर रहे फिर देखने। एक्चुअली जाहिर है ये तो एक अगेन वेरी हम सिर्फ यहाँ वास्ट टॉपिक्स करते हैं और आपको बाइट साइज देते हैं ताकि आगे हमारे पास रूम भी तो। अच्छा, आपको बात एक और कर रहे थे, आज आप बातें बहुत कर रहे थे, तो ये एक टॉपिक आपने बंदिश का बताया, दूसरा आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, मैं असल में ना वो संडे के दिन मेरे ख्याल में सियासत पे बात नहीं होनी चाहिए। सो मैं जो है ना सोच रहा था कि जुगाड़ क्या चीज़ है, हम क्यों हैं जुगाड़ू, इसी खित्ते में जुगाड़ का जो लेवल है वो बाकी दुनिया उस तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इसके क्या मसाइल हैं, क्यों इससे बचना चाहिए। तो अदील से पहले आप रोशनी डालें, फिर आप पे आएंगे। मैं तो सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है जुगाड़, इसका तो थोड़ा बताएं ना, ये है क्या? अच्छा, मुझे लगता है हर चीज़ की जो इब्तदा होती है ना वो कहीं बहुत एंशिएंट क्लासिक होती है। जुगाड़ एक इंतहाई फ़लसफियाना सी चीज़ है जो बिगड़ते बिगड़ते गलत हाथों में आ गई है और अब लोग कहीं पे भी जुगाड़ फिट कर देते हैं। देखें, बच्चा रोया, कान में दर्द हुई, आपने कहा यार ऐसे तेल डाल देना, फलानी चीज़ हुई, मच्छर आ रहे हैं, आपने गोबर जला देना, मच्छर भाग जाने। यहाँ से ये टोटके टूनों से कहीं आप शुरू होते थे ज़िंदगी में कि आपने कैसे, उसको क्या कहते हैं, DIY कहते हैं, जो बाकी ठीक है, बाकी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिया जाता है। हमारा मसला ये है कि वही वाली बात है, हमने फिर जहाज भी जुगाड़ उड़ाने शुरू कर दिए, ठीक है, कि हम लोग अब बड़े से बड़ा काम जो है ना उसको सोच लेते हैं कि ये हो जाएगा। मुझे लगता है वो चीज़ एक गलत चीज़ है और वो अब हमारी इतनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है कि जिसको जुगाड़ लगाना नहीं आता, जैसे है ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो मुझे लगता है कि सुस्ती, काहली, कामचोरी, ये सब जुगाड़ की माँ नानी यही है, इन्होंने जो है ना इस काम पे लगाया। एक तो देखें ना, जुगाड़ भी टू प्रोंग्ड है। एक तो जुगाड़ है जो आप लगाते हैं जब मसला हो जाता है, को मसला हो गया यार, कुछ जुगाड़ लगा के उसको आर्जी तौर पे फिक्स कर दें, जिसको आप ये भी कहते हैं कि सुर्खी पाउडर सिस्टम कर लें। एक तो ये जो मसला हो गया, एक ये कि मसला हुआ नहीं, कोई इशू नहीं है, आप सीधे रास्ते से कर सकते हैं, लेकिन आपने इंटरनली आप कहते हैं यार जो इसका दूसरा वाला रूट है, कान को इस तरह जो पकड़ना है, वो वाला जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये टू प्रोंग्ड है, ये बिल्कुल टू प्रोंग्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी निशानदही ना लाइफ में बहुत अर्ली हो सकती है और होनी चाहिए, और इसके लिए करेक्टिंग मेजर्स लेने चाहिए। मसलन बच्चा होता है, कुछ बच्चे होते हैं सारा साल पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सारा साल नहीं पढ़ते और नहीं अच्छे नंबर लेते, फेल हो जाते हैं। अच्छा, एक तीसरी तरह के बच्चे होते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते, आखिरी 2 दिन में पढ़ते हैं और नंबर ले लेते हैं। माँ बाप कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो जुगाड़ू है, उसको पकड़ो अभी, ट्रेन करो, ठीक करो उसको। उसकी वजह क्या है? मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक बच्चे की रीडिंग स्पीड और ग्रास्पिंग इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे साल का कोर्स 2 रातों में पढ़ लेता है।
वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है पास्ट पेपर्स, वो कुछ अपने टेबल लगा रहा है कि ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता, तो मैं ये कर लेता हूँ और ये छोड़ देता हूँ। जो तुक्का फिक्स हो गया। आपने अच्छा, जो बच्चा सारा साल पढ़ रहा है उसकी तो वैसी मेहनत की आदत पड़ गई है, जो नहीं पढ़ रहा और फेल हो रहा है उसको जहन में कहीं ना कहीं ये फीड हो रहा है कि यार मैं मेहनत करूंगा ही तो कुछ होगा, और वो जिंदगी में किसी जगह पे जाके शुरू कर देगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो जुगाड़ू है ना, ये कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी हो सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ क्या हो। इसके जुगाड़ के चक्कर में किसी दिन किसी और का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी जो शायद कल्चरल हो गई है, जो जुगाड़ से अंदर भी फिट होती है, वो ये कि कोई काम हो और बड़े नॉर्मल से काम है कि जी आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है या बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस आजकल तो है कि जी बनवाना है, पासपोर्ट आपकी और दीगर चीज़ें जो हैं जो आपको किसी सरकारी महकमे में जाके काम कराना पड़ता है। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं, या मैं भी कभी कभार किसी को फ़ोन करता हूँ, यार किसी को कह देना कि वहाँ पे किसी को कह देना कि जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो सिस्टम है, जो शायद आसान ही हो, जो शायद जिसमें आपको इतनी दिक्कत ना, वो एक परसेप्शन बनी हुई कि यार वहाँ जाके तुम बहुत जलील होगे, तो वो कहते हैं किसी को फ़ोन करके जाएं। और सबसे ज़्यादा ये मैंने देखा है जहाँ लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, वो होता है एयरपोर्ट चेक इन पे। जब आप खड़े होते हैं लाइन में, खासतौर पर इंटरनेशनल, वो एक बंदा आता है वर्दी वाला, वो 4-6 पासपोर्ट पकड़े होते हैं, वो कहते हैं यहाँ जाके यार ये इधर रखती है, मैंने यार इनको पहले निकाल दो, एंड वी ऑल डन इट। बट ये अगेन वही है, आप बचपन से लेके अगर कहें यार कि ये चीज़ नहीं करनी, तो शायद ये कल्चर चेंज हो जाए। इसमें मुझे अली की बात से और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, पर मुझे लगता है कि एक और एंगल भी है कि शायद चूंकि लोगों के पास करने के लिए ना कोई ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई ऐसी थ्रिल है नहीं, तो वो जो सीधा रास्ते से भी जाना है वो नहीं जाना और कुछ एडवेंचर करके आना। मेरा एक दोस्त था, हम एफएससी के पेपर दे रहे थे, तो उसके बाद ना हमारे प्रैक्टिकल्स में कोई हफ्ता 10 दिन का फ़र्क था, और मेरे ख्याल से अगर हम बहुत मेहनत करते तो किताब में 100 सवाल होंगे मैक्स, रोज़ के 5-10 पढ़ सकते थे। वो ना रोज़ जाता था और लैब से जितने बच्चे बाहर निकलते थे उनसे पूछता था कि बताओ वाइवा में क्या पूछा गया। उसने हफ्ते बाद ना एक 10 क्वेश्चंस की समरी निकाली कि ये बहुत रिपीट हो रहा है। मैंने कहा तूने एक हफ्ता मेहनत की है इस पे, मतलब हफ्ते में हम सीख सकते थे पूरा। उसने कहा नहीं, यही 10 सवाल। मैंने वो पूरे के पूरे 10 सवाल रख लिए। अब जब मैं गया हूँ ना वाइवा देने, उसमें से कोई समझे 8 सवाल आए थे, इतना उसका एक्यूरेट था। अब मैंने बेवकूफ़ी में सारे दगड़ 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 ना बताना शुरू कर दिया, इसका ये, इसका। मैंने ऐसे कागज उठाया, मैंने कहा हाँ ये वो इन्वेजिलेटर को शक हो गया, उसने कहा तुम किसी और की जगह पेपर देने आए हो, तुम इस कॉलेज के तो बच्चे ही नहीं हो सकते। फिर मेरी स्लिप देखी और बड़ी उसमें जुगते शुक्ते लगा के फिर उसने मुझे छोड़ा। उसने कहा ये हो कैसे गया कि एक बच्चा आया, उसने पेपर उठाया, उसको सारे सवालात आते थे। ये वही वाली बात है। अब अगेन फिजिक्स को समझना, उसका मास्टर होना, क्राफ्ट का आगे होना, और हर जगह ये जो हमारी एक सोच बनी हुई ना, स्मार्ट वर्क नहीं, राइट वर्क करें। तारें जैसे हमारे उस पे होती हैं, शूट्स पे अक्सर औकात स्विच पूरे लाहौर के आप किसी प्राइवेट शूट पे चले जाएं, तार के आगे स्विच नहीं, वो एंजिन है सर की हो गया। वो होता है बर्बाद। अच्छा, ये भी है लेकिन कि जो आप बात कर रहे थे कि बचपन से सिखाएं, क्योंकि अगर किसी ने बचपन में यहाँ इस सिस्टम के अंदर आ गए, बड़े भाई ने बता दिया कि यार इस तरह नहीं, इस तरह हो जाता है, और आदत पड़ गई है, उसने अगर कभी बाहर जाना और बाहर के माहौल में, किसी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी जगह में सेट होना है, तो वहाँ फिर ये हर चीज़ नहीं चलती। अगर आपकी मेंटालिटी उस तरह है कि यार जुगाड़ सिस्टम पे सब कुछ चल रहा है, और अगर वहाँ ना चले तो आप तो वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। वहाँ नहीं हो सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। सो अगेन, एक बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि वो सारा साल ही मेहनत नहीं करता, वो कुछ करता ही नहीं, उसकी अब ये रिप्यूट का हिस्सा है कि जी ये नहीं काम करता, ठीक है, आप उसके पास कभी जाओगे ही नहीं काम करवाने। अच्छा, जुगाड़ियों का मसला ये होता है कि उनके 10 में से 6 लाख भी जाते हैं जी। सो अब आपको किसी ने, आपने कहा जी मैंने फलाना काम करवाना है, आपको उसका नंबर मिल गया, अब आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और वो कह रहा है मैं कर दूंगा, और उसने 4 जुगाड़ फिट कर दिए हैं, और इवेंचुअली जब आपने शो केस करना था काम, तो आपको पता लगा कि ये तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि दिखाया जा सके या एग्जीक्यूट किया जा सकते हैं, या जो भी जिस नौयत का बिल्कुल ऐसे। तो आप गए, आपका क्लाइंट गया, आपकी रिप्यूट गई, आपको आइंदा पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ये वो उस एक बंदे की वजह से आगे कितने लोगों का नुकसान हो सकता है बाहर के अलावा यहाँ, ये आपको हमेशा ये सर आई थिंक जामी के साथ एक दफ़ा हुआ भी था। उसने मुझे कहानी सुनाई थी कि उसकी फिल्म की रिलीज़ थी और कोई सबटाइटल्स का या किसी चीज़ का इशू आया, तो यहाँ पे एक बंदे ने कहा मैं तोड़ दूंगा फाइल ना, सब हो जाएगा सर। अब जब वो हो गया और रेंडर निकल के जब दोबारा सिनेमा में लगाने लगे, तो सिनेमा का मशीन ने कह दिया कि ये तो पायरेटेड है,
आपने जो रेंडर एक एग्जैक्ट निकलता है उसके मुझे वो नाम भूल गया, उसकी खास कॉपी कहते हैं, जो सिनेमा की स्क्रीन में चलती। अब जिसने जुगाड़ लगाना था ना, उसकी गारंटी इतनी ही थी कि मैं तोड़ के फिट करके दे दूंगा, आगे चले ना चले वो आपकी जिम्मेदारी है। सो ये इसलिए एक जो है ना, कुछ एक शॉर्ट नॉलेज है, वो आपको किसी बड़े केओस की तरफ लेके जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम अब इसके ऊपर बहुत प्राउड भी वो होते हैं, और हम ऐसे बंदे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इससे तो काम ना कराओ, ये तो लेके बैठा रहेगा, और चाहे ठीक कर रहा हो, मेहनत से कर रहा हो, नहीं तो लेके बैठा रहेगा। और जाहिर है जिस चीज़ को भी शॉर्टकट से करें, ये लॉन्ग टर्म में ही बात बताती है कि आपको उसके अंदर कितने मसले हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ हम ऐड कर लें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलती जुलती है, कि अदील जिस भी शो में जाते हैं, ख़ास तौर पे मेरे जब भी शो में आते हैं, तो कोई ना कोई मिथ जो है ना वो डीबंक करते हैं। तो आज वाली मिथ बस्टिंग होने लगी है। मिथ बस्टिंग, हाँ, ये बस मैं खुद ही बना के खुद ही बंद कर अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से घर से हम लोग बड़े हो रहे हैं, और मेनली घर से चीज़ें सीखी जाती हैं, और फिर बाद में एक जुमला है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुना है कि भाई काम हमेशा सर पे खड़े होकर कराना है। और मतलब आपने मोटर बाइक अपनी बनवानी है, आपने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करानी है, घर पे पेंट करवाना है, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। मैं क्यों, जिस टाइम बुनियादें डल रही हैं, मैं उस वक्त खड़े होके, नहीं जी आपने खड़े होना है, क्यों? मैंने पैसे दिए ना एक आदमी को। पूरी दुनिया लोग यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया से माल मंगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला आपसे यहाँ से माल मंगवाता है। एक ट्रस्ट होता है, एक रिप्यूट होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है ना किसी काम की, कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे होगा, आपने मुझे उसके पैसे दिए, दिस इज द डील, और बस खत्म। हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है ना, ट्रांजैक्शनल है सारा। यस। और मैंने आपसे एक सर्टेन काम के लिए आपको हायर किया, और आप सिर्फ उस काम के लिए आए। मुझे उससे ज्यादा ना तो आपकी कहानी सुनने में दिलचस्पी है, ना कोई और चीज। आप अपना काम करें, पैसे ले और चले जाए। नहीं, इतने सिर ते खलो के काम कराई मतलब अगर मैं घर बनवा रहा हूँ और मैं अपने ठेकेदार के सर पे नहीं खड़ा हुआ, या मैं अपनी बाइक ठीक करवा रहा हूँ और मैं मैकेनिक के सर पे नहीं खड़ा हुआ, तो मैं घर जाऊंगा तो वो उसको कुछ वो तो जी तू क्यों नहीं सिर ते खलोया तो मैंने पैसे कब कमाने हैं जिससे मैंने उसको पे करना है। सो आई थिंक ये जो एक पाकिस्तानी कौम ने खुद ही अपनी एक विजडम बनाई हुई है ना पिछले कुछ सालों में, बस कि ये है विजडम। ये गलत भी है और इसकी एक वजह भी है, वो मेरे ख्याल में है ट्रस्ट डेफिसिट। अपने ही शहरी जो किसी और शोबे में काम करते हैं और आपने उससे काम लेना, एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि यार मैंने आंख थोड़ी देर की उधर की ना, इसने मुझे कहीं ना कहीं चूना लगाना। गाड़ियों पे ख़ास तौर पे ना लोग बहुत वो हो जाते हैं। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्कशॉप्स में कल्चर होता था कि आप, कुछ लोगों को शौक भी होता है, जैसे मुझे शौक था कि मेरी गाड़ी ठीक हो रही है ना, मैं उसके साथ खड़े होके, क्योंकि मुझे सीखने का शौक था कि मैं कुछ चीज़ें शायद मैं खुद कर पाऊँ। वो अब बाद में वर्कशॉप्स ने ना इस चीज़ को बैन कर दी है। आपकी जो यहाँ के कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चर, नए वाले तो खास तौर पर वो कहते हैं ये गाड़ी हमारे पास है, आप बाहर बैठे वेटिंग एरिया बना दिए, आप सर पे खड़े होकर काम नहीं करवा सकते, आप बाहर बैठें। उससे एक चीज़ जो अच्छी आदत है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि जी उससे आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं कंपनी के पास गाड़ी भेज रहा हूँ। अगर आप कंपनी के पास भेज रहे हैं, आपने ट्रस्ट कर लिया है, आप काम करवाएं, वहाँ जाके आप नहीं जा सकते वर्कशॉप में। लेकिन अगर आप नहीं ट्रस्ट करते, आप किसी भी वर्कशॉप में जा दें, वहाँ आप साथ एक कुर्सी रख लें और उसके साथ बैठ जाएं, सारा दिन अपना ज़ाया करें। और सारा दिन भी ज़ाया करें, और जिसने आपके साथ कोई हेर फेर करनी है वो करनी वो उसने कर ही लेनी है कहीं ना कहीं से। असल में तो मसला ही यही है कि ये इतनी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि होना वही है, क्योंकि उस बंदे को काम ही सिर्फ एक तरीके से करना आता है। आपको पता है कि वो ठीक तरीका है या गलत तरीका है, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, वो उसमें मनूवर नहीं कर सकता जी। सो अब एक चीज़ ये है कि आपने दे दिया, उसने जो करना था कर दिया, सही गलत आपको एंड में पता लगा, और आपको जो भी पैसों और दुख दोनों जो नुकसान हुए वो हुए, आप सर पे खड़े हो गए हैं। तो अब वो 8 घंटे का काम है, तो 8 घंटे आप साथ खून जला रहे हैं जी। आपकी सेहत खराब हो रही है, आप जल्दी मर जाएंगे। तो इसलिए अपना खून जलने से बचाएं हवाले करें किसी और के काम और घर आ जाए। और वही देखें जो खास तौर पे मैकेनिकल काम जो होता है वो ज़ाहिर है बहुत इंट्रिंसिक होता है। चलिए घर की बुनियादें हैं, पेंट्स वगैरह, उसमें आपकी भी थोड़ी इनपुट हो सकती है, यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको फिर से कर दो। गाड़ी के काम तो बहरहाल आप मैकेनिक नहीं है, आपको नहीं पता, और अगर आपने, वही मैं कह रहा हूँ, कंपनी को ट्रस्ट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बाहर के मैकेनिक के पास जाएंगे, उनकी अमूमन आदत होगी यार गाड़ी मिल गई है, अब एक काम करो, इसकी एक चीज़ तो ठीक कर दो, किसी और चीज़ को ना थोड़ा सा कर दो, ताकि 2-3 हफ्ते फिट चले गाड़ी, फिर वापस आ जाए, फिर जाए, फिर वापस आ जाए, फिर जाए। अब एक कंपनी ये चीज़ अफोर्ड नहीं करती, कंपनी कभी ये चीज़ नहीं करी है। कंपनी अगर नई गाड़ी बेची वो वारंटीड भी होती है। अगर बार बार आपको जाना पड़ रहा है
और इस किस्म का जो दौर है सोशल मीडिया का, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर वक्त गाड़ियों का हर बात कर रही होती हैं। अगर ऐसी बात मशहूर हो जाए ये गाड़ी प्रोन है कि ये ख़राब होनी है, तो उनकी तो सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो आप जो निज़ाम बना है उसको ट्रस्ट करें। सर पे खड़े होने वाली बात से मैं डिसएग्री करता हूं। इवन सर पे खड़े होकर मुझे मेरे कज़न ने कहा मेरा आईफोन है, उसकी ना अंदर की ना वो बत्ती ये ख़राब हो गई है कि उसकी डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती, तो तू ले लेगा? मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक है मुझे दे, मैं अभी ठीक करा के ले आता हूँ। मैंने वो लिया और मैं चला गया ठीक कराने, बत्ती उसने ठीक कर दी। वापस आऊँ मैं वो MMS के लिए वो जो होता है ना कि आप, मैं कहा कैमरे की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, कैमरा उन्हें काट लिया। अब मैं गया हूँ, मैंने उसको फ़ोन दिया है, वो फ़ोन पीछे लैब में ठीक हो रहा है। अब मैं दोबारा जाके अगर उसको कह भी दूँ कि यार इसमें से, वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो आप, मैं चोर, हम चोर बैठे हैं यार, हम चोरियाँ करते हैं। लेकिन अगेन फिर मेरे पास कुछ तो कानून होना चाहिए ना, या तो हो कि भाई इस बंदे के, अब मैं अगर अपना सर काम नहीं करता, हम मुलाजिम लोग हैं, आप जैसे हम जैसे जितने भी लोग हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, उसमें दूसरी चीज़ भी लिखी होती है कि अगर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे या ये चीज़ नहीं होगी तो फिर आपके साथ ऐसा होगा, भले उस पर कुछ हो या ना हो, लेकिन एक वो है। यहाँ जब हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं या किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है कंज्यूमर कोर्ट्स है वो, लेकिन कोई प्रोसेस तो नहीं है, मैं उसको जाके पलट के कुछ कह तो नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा जी, बातें तो इन सारे टॉपिक्स पे ढेर सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अजीज़ भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। अली एज ऑलवेज। नाज़रीन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।